नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं पृथ्वीपुर में। पृथ्वीपुर एक हाई प्रोफाइल सीट जहां 2021 में हुए उपचुनाव में नितेंद्र सिंह राठौर को सुषपाल सिंह यादव चुनाव हरा देते हैं। बातें तमाम नितेंद्र सिंह राठौर की तरफ से सामने आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशासन के चलते उनको ये चुनाव हरा दिया। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए नितेंद्र सिंह राठौर जी हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर जो 2021 में हुआ उसके बाद अब 2023 में वो किन तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और मैं इतना ही कहूँगा कि 2021 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में मेरे लिए चुनाव का पहला अनुभव था और मुझे मालूम नहीं था कि उपचुनाव इस तरीके से होता है, किस तरह से प्रशासन का उपयोग किया जाता है सत्ता दल के द्वारा। ये मुझे देखने का और हमारे लोगों को समझने का अनुभव प्राप्त हुआ। साथ ही साथ जो चुनाव जीते 2 साल में उन्होंने जो काम किए वो भी लोगों को देखने को मिला कि वो किस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले 2018 में वही जो भाजपा से जीते वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और मेरे पिताजी कांग्रेस से प्रत्याशी थे और मेरे पिताजी ने उनको उस चुनाव में हराया था क्योंकि वो सामान्य चुनाव हुआ था। उपचुनाव के बाद वो जीते और निरंतर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ी और न केवल पृथ्वीपुर में बल्कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में। पहले बिंदारी में शुरुआत हुई जहां एक केवट समाज के हमारे भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद गुलाबपुरा में केवट समाज के भाई की हत्या हुई। उसके बाद मनिया गांव पड़ता है, वहां पे अहरवार समाज के भाई के साथ मारपीट की गई, उसका घर जलाया गया। उसके बाद गोवा में अहरवार समाज के भाई के साथ मारपीट की गई। उसके बाद पृथ्वीपुर में एक सोनी समाज के हमारा एक व्यापारी, उसकी लूट हो गई और उसके बाद इतना दबाव बनाया गया कि वो गवाही भी नहीं दे पाया। उसके साथ साथ इसी स्टेट बैंक के बाहर लोगों के पैसे लूट लिए गए। एक महिला, ब्राह्मण महिला की हत्या कर दी गई। एक महिला के गले से मंगलसूत्र चुरा लिया गया। मोहनगढ़ में कई चोरी की घटनाएं सामने आई। तो अचानक 2 साल में जो पृथ्वीपुर जो अमन चैन और शांति के लिए जाना जाता था यहाँ एकदम उल्टा हो गया और निरंतर हर हफ्ते नई नई इस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलने लगीं। ये सब जानने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से सरकार है। 2018 में जैसे तैसे सरकार बदली गई, लेकिन 15 महीने में जो आज जनता का सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट देना, और जब वोट ही सुरक्षित नहीं है, वोट देने के बाद उसी का सौदा हो जाए तो वोट देने का मतलब क्या है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, कांग्रेस के नाम पे वोट दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सौदागरों ने उस वोट का सौदा किया। कांग्रेस के लोग कुछ बिके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बड़ी बोरी लगा के उनको खरीदा। दोनों ही गुनहगार हैं। आज जो लोग बिके वो मंत्री बन के दिल्ली में केंद्र में बैठे हुए हैं और तमाम लोग शासन पे राज कर रहे हैं, लेकिन जो जनता जिसने परिवर्तन किया था वो आज भी उसी महंगाई की मार झेल रही है, उसी भ्रष्टाचार की मार झेल रही है और निरंतर परेशान है इन 2 वर्षों में, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सर 1993 के दरमियान यहाँ से आपके पिताजी स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी पहली बार निर्दलीय निवाड़ी विधानसभा से विधानसभा पहुँचते हैं। 98 में दूसरी बार, 2003 में फिर से पहुँचते हैं, 2008 में, 2013 का चुनाव आता है वो नज़दीकी अंतर से हारते हैं, 2018 में फिर चुनाव को जीते हैं। तो इस दौरान क्या आप, चूँकि एक बड़ा राजनीतिक परिवार रहा, एक बड़ी हस्ती रही और 2020 में उनका दुर्भाग्यवश निधन होता है और 2021 में जब आप उपचुनाव में जाते हैं तो आपको वहाँ हार का सामना करना पड़ता है, तो आपके पास चूंकि जो सियासी अनुभव था उस समय नहीं था कि आपको हार का सामना करना पड़ा। चूंकि दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि तमाम जब बड़े बड़े राजनेताओं के निधन हुए तो वहाँ पर हार देखने को उन प्रत्याशियों की नहीं मिली। एक उसके तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, मुलायम सिंह यादव को आप देख सकते हैं और भी तमाम बड़े बड़े नेता खत्म हुए, उनके उसमें वो हारे नहीं, लेकिन आपको यहाँ हार का सामना करना पड़ा। तो क्या आपके पास उस दरमियान ये राजनीतिक अनुभव नहीं था क्या? देखिए, मेरे स्वर्गीय दादाजी जनपद अध्यक्ष रहे लगातार और वहाँ से जनता की सेवा का सिलसिला शुरू हुआ। उनके निधन उपरांत स्वर्गीय पिताजी पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े, वो चुनाव वो हारे
जब विक्रम सिंह यादव हुआ करते थे जनता पार्टी से, जनता दल से, उनसे वो पहला चुनाव हार गए थे। फिर 1993 में कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय लड़े, उनका चुनाव चिन्ह चश्मा था और लगभग 40,000 वोटों से वो चुनाव जीते। 1998 में उनको फिर टिकट नहीं मिली और वो उनका चुनाव चिन्ह बरगद था, बरगद से चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े और सामने दीपनारायण यादव जी, उनका पहला चुनाव था, वो समाजवादी पार्टी से लड़े और वो मेरे पिताजी लगभग 47,000 वोटों से चुनाव जीते, बड़ी जीत दर्ज की। 2003 में फिर वो चुनाव लड़े पिताजी, कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिली, 20,000 से जीते। 2008 में परिसीमन हुआ और निवाड़ी बदल के पृथ्वीपुर विधानसभा से हमारे पिताजी पहली बार चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने और सामने भारतीय जनता पार्टी से सुनील नायक जी थे। दुर्भाग्यवश वो चुनाव पिताजी जीते, लेकिन दुर्भाग्यवश सुनील नायक जी का निधन हो गया। उसके तमाम आरोप हम लोगों पर जड़ दिए गए, लेकिन न्यायालय से हम लोग बाइज्जत बरी होकर निकले हैं। और मेरा कहना है कि 2013 में जब पिताजी चुनाव लड़ने गए, मेरे पिताजी का भी मन नहीं था पृथ्वीपुर से लड़ने का, क्योंकि उनको मालूम था, वो खुद भी दुखी थे कि तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए और भले ही न्यायालय से बाइज्जत बरी होकर आए थे, लेकिन वो अपने मन में कई बार खुश नहीं रहते थे। खैर, लोगों के दबाव में, लोगों के कहने से वो चुनाव लड़े और उस चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। लेकिन हम लोग जो चुनाव जिस तरीके से लड़ते थे, 2013 का चुनाव लड़े ही नहीं हम लोग, और वो चुनाव का नतीजा अनीता नायक जी, जो सुनील नायक जी की पत्नी थी, वो चुनाव जीती, वो विधायक बनी। 2018 में अनीता नायक जी की टिकट कट गई और अभय यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और पहली बार चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े डॉक्टर शिशुपाल यादव। 2018 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की फाइट हुई, पिताजी चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, पिताजी मंत्री बने, लेकिन 15 महीने में वो सरकार चली गई। जो मैंने अभी आपको बताया कि सौदेबाजी हुई, तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद कोविड, पहला जो कोविड काल था, उसमें स्वर्गीय पिताजी ने तमाम लोगों की सेवाएं की। हम लोगों ने तमाम राशन वितरण करके अपने लोगों के बीच में गए, उनकी सेवा करते रहे। 2021 में जब दूसरा कोविड आया, दूसरी लहर आई, उस वक्त स्वर्गीय पिताजी की ड्यूटी दमोह में लगी थी और दमोह में कांग्रेस पार्टी जीती, वो वहाँ के प्रभारी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। उनके निधन उपरांत चुनाव हुआ। हम सब लोग आधे अधूरे मन से थे, दुखी थे, व्यथित थे, परेशान थे, लेकिन मैंने जैसा पहले आपको कहा कि स्वर्गीय पिताजी ने अपना परिवार केवल राठौर परिवार नहीं माना, उन्होंने क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, नौजवान, सबको अपना परिवार माना है और सबका आदेश हुआ, सबने तय किया कि चुनाव लड़ना है। मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं हमेशा सहयोगी के रूप में था, कभी लीडर के रूप में नहीं था। चुनाव लड़ा, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि उस चुनाव में आखिरी 2 दिन में प्रशासन का दुरुपयोग ना हुआ होता और जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने दुरुपयोग ना किया होता, तो ये चुनाव नितिन सिंह राठौर की कीमत में नहीं हारते, क्योंकि यहाँ की जनता ने तो भरपूर आशीर्वाद दिया। लेकिन जब जनता, जो वोटर वोट डालने जाए, उनको कह दिया जाए कि तुम्हारा वोट तो डर गो, निकलो ऐसे से, इस तरह के कृत्य सामने आए। और ये बात अगर मैं बोलूँगा तो आप लोगों को ये लगेगा कि मैं अपना बचाव कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि ईमानदारी से पृथ्वीपुर विधानसभा में गांव-गांव में जाके एक संपर्क कर लीजिए, दौरा कर लीजिए और निष्पक्ष लोगों की राय लीजिए कि उस उपचुनाव में क्या हुआ, तो वो आपको बता देंगे कि 100 नंबर की गाड़ी में कैसे शराब वितरण हो रही थी, कैसे 108 नंबर की गाड़ी में शराब का वितरण हो रहा था, कैसे मुख्यमंत्री जी जो 11-11 सभाएं करके गए और उनका खुद का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, हमें चुनाव जीतना है। तो अगर मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। किस तरह से जो सेक्रेटरीज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके मोबाइल रखवा के मीटिंग हुई, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि तुम्हें ये काम करना नहीं तो वहाँ ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। तो ये इस तरह की परिस्थिति थी और उपचुनाव में प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह ही रहेंगे और मंत्री वही रहेंगे। लेकिन अब ये सामान्य चुनाव है, जनता भी समझती है और प्रशासनिक अधिकारी भी समझते हैं कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और वो जानते हैं कि बदलाव की लहर है। इसलिए ठिकाना नहीं है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे या कमलनाथ होंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार प्रशासन पूरा निष्पक्ष चुनाव कराएगा, चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ ये चुनाव कराएगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नितिन सिंह राठौर को यहाँ की जनता जरूर आशीर्वाद देगी और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। 2023 में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2021 की घटनाओं का दरअसल इसलिए विश्वास कर लिया जाता है क्योंकि आमतौर पर जहाँ भी सरकार में चुनाव होते हैं वहाँ पर सरकार का प्रेशर रहता है और आपकी बात से
हदतम लोग ये सहमत होंगे कि सरकार के हिसाब से वो चुनाव होते हैं, लेकिन अब 2023 का विधानसभा चुनाव है। इस आने वाले चुनाव में आपकी ऐसी क्या तैयारियां हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकें? मेरी पूरी तैयारियां हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से खुद ही जनता बहुत नाराज़ है, क्योंकि आज बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सारी चीज़ों में जो महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी, और दूसरी तरफ चुनाव आते ही लाडली बहनें याद आ जाती हैं। तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल जनता की जेबें खाली करती है और चुनाव आते ही केवल जनता को लोक लुभावने वादे करती है, और उसके बाद जैसे ही बन जाती है फिर लूटना शुरू कर देती है। इसलिए जनता ये समझ चुकी है इस बार। साथ ही साथ मेरे परिवार के 3 पीढ़ी के संबंध यहाँ की जनता से, मैं यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, हम सब के पारिवारिक संबंध हैं। मुझे विश्वास है कि जनता अपने घर के बेटे को इस बार निश्चित ही चुनेगी, क्योंकि उनको विश्वास मेरे पिताजी पे था। पिताजी ने दिलों के संबंध सबसे बना के रखे थे, कभी दलों के संबंध नहीं बनाए थे। और नितिन सिंह राठौर ने भी सबके बीच में यही कहा है कि मेरे दिलों के संबंध हैं, दलों के संबंध नहीं रहेंगे, और पूरी निष्पक्षता के साथ समाज के हर वर्ग को साथ लेकर नितिन सिंह राठौर जनता की सेवा करेगा और अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करेगा, और नौजवानों के भविष्य के लिए काम करेगा। ये सब चीज़ें मैंने जनता के बीच में रखी हैं। जिस उद्देश्य से मुझे काम करना है, स्वर्गीय पिताजी के सपने पूरे करने हैं, और वो सपना है कि कैसे नौजवानों को रोज़गार दिला सकें, कैसे किसानों को उनकी आय दिला सकें, और साथ ही साथ कैसे हम महंगाई को, सरकार बनती है तो कम कर सकें, भ्रष्टाचार को नियंत्रण में कर सकें। ये तमाम चीज़ें हैं जिस दिशा में मुझे काम करना है, और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार मौका देगी तो इस 5 साल में नितिन सिंह राठौर ये करके दिखाएगा, और यदि करके नहीं दिखाता है तो निश्चित रूप से जनता की अदालत में 5 साल बाद फिर जाना होगा। इसलिए मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करूँगा। एक दिन मैं सुषपाल सिंह जी का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि 800 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर लाभान्वित हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ आरोप लगा रही है कि कोई काम नहीं हुआ है, आप बातें केवल कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो कैसे कह सकते हैं, ठेका तो उन्हीं के पास है। तो ये दरअसल पूरा माजरा क्या है? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कई काम जो आज वो करा रहे हैं उसकी स्वीकृति के और उसकी घोषणाओं के पत्र मेरे पास रखे हैं। स्वर्गीय पिताजी ने जो किए थे अपने मंत्रीकाल में, पृथ्वीपुर के सौंदर्यीकरण के लिए जो तमाम पैसा उन्होंने स्वीकृत कराया था, वो चीज़ें मेरे पास हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको अभी इसके पहले भी बोला था कि बेतवा जामनी के पुल, यही एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हम लोग कराते हैं, 41 वर्षों से करा रहे थे। इस वर्ष जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष के कारण वो टूर्नामेंट नहीं होने दिया। उस संबंध में सर मैंने उनसे बात भी की थी, मैं अभी आपको बात। व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने काम नहीं होने दिया, इसके गवाह प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हीं तारीखों में पृथ्वीपुर महोत्सव करेंगे और उसी मैदान पे करेंगे, जबकि वो मैदान मेरे स्वर्गीय दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम से है। लेकिन उन्होंने पहले तो प्रयास किया कि उसका नाम बदल लिया जाए, अम्बेडकर स्टेडियम कर दिया जाए। हमने कहा हम तो स्वागत करते हैं अगर अम्बेडकर स्टेडियम कर दिया जाए, लेकिन गजट नोटिफिकेशन में वो पास था ऑलरेडी, इसलिए वो नाम नहीं बदल सका। उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण जो टूर्नामेंट होता है वो टूर्नामेंट नहीं होने दिया जाए, हम वहीं करेंगे। प्रशासन के अधिकारी हमसे कहते थे कि आप जगह बदल लीजिए, तारीखें बदल लीजिए। मैंने कहा जब हमारी तारीखें बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया से निश्चित हैं, इतने वर्षों से वो टूर्नामेंट हो रहा है, हर टीम में 4-4, 5-5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों को हम सम्मानित करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हम सम्मानित करते हैं, और उसके साथ 7 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें सुरेश वाडकर, पीनाज मसानी, अनूप जलोटा जैसे कलाकार यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। 1 महीने हम जनता के लिए मेला लगवाते हैं। तो ये हम अपने लिए तो नहीं करते हैं, ये जनता के लिए करते थे। लेकिन इसको मैं एक बार दावे के साथ कहूँगा कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण, क्योंकि मुझे प्रशासनिक अधिकारियों ने ये बात बोली थी, व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने टूर्नामेंट नहीं होने दिया, और उससे जनता में नाराजगी उनके प्रति बढ़ी। मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता हैं, उन्होंने इन छोटी स्तर की राजनीति की है, जिसको जनता यहाँ की कभी पसंद नहीं करती, और आने वाले समय में इसीलिए उनको जवाब देगी और बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब जो आने वाला चुनाव है, आपको अनुमानित तौर पर क्या लग रहा है? जनता का जो मिजाज आपको समझ में आ रहा है, कितने मत आपके सुषपाल सिंह यादव से ज़्यादा निकलेंगे या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा निकलेंगे? देखिए, मैं किसी स्तर की अगर ये बात कहूँ तो उसको हम घमंड की श्रेणी में लेते हैं, तो मैं किसी तरह का घमंड मुझे नहीं है, लेकिन ये आत्मविश्वास है कि जो मेरे परिवार के तरह जो मेरी जनता है, जो 3 पीढ़ियों के संबंध हमारे हैं, मुझे विश्वास है कि जनता
उसको ध्यान रखते हुए इस बार आशीर्वाद जरूर देगी और तुलना करेगी कि जो 25 वर्ष पिताजी के थे और 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके थे, उसमें तुलना करेगी, उसके बाद अपना निर्णय देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता में बहुत आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर जगह, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दमन की राजनीति की है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मकान गिराने का प्रयास किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बिल्डिंग गिराई, साथ ही साथ तमाम लोगों को ज़मीन के नोटिस दिलवाए और फर्जी केस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे बनवाए, ये बहुत गलत कृत्य उन्होंने किया है और जनता इस बात को तय कर रही है। अभी मैं सिमरा से ही लौट कर आ रहा हूँ, तमाम लोगों पे केस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे शराब के फर्जी केस बना दिए जाते हैं। वो गरीब आदमी अपना पेट पाल रहे हैं, इतने छोटे छोटे स्तर पे आप राजनीति करते हो। अगर आप बड़े लोगों पे राजनीति करो तो बात अलग है, ये छोटे लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उनका नुकसान करके कहीं ना कहीं उनकी बद्दुआएं भी उनको मिलती हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से फर्जी केस बनाए गए, फर्जी नोटिस दिए गए और साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तिराहे चौराहे में जिस तरह से मोटरसाइकिलें रोक के और चेकिंग की जाती है और 500-500 हज़ार रुपए वसूले जाते हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही पिछले 2 वर्षों में मैं देख रहा हूँ 80% गाँव ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर और डीपी जले पड़े हैं। उल्टे सीधे बिजली के बिल आए, जब लोग गरीब आदमी बिजली के बिल जमा नहीं कर पाए तो उनके कुड़कियाँ कर दी गई, किसी का ट्रैक्टर उठा लिया गया, किसी की टीवी उठा ली गई, किसी की सिलाई मशीन उठा ली गई। तो ये कहीं ना कहीं लोग इससे बहुत प्रताड़ित रहे, लोग बहुत दबे हुए हैं, बहुत दुख में हैं और साथ ही साथ भय का वातावरण जो बनाया गया, लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। और जब जनता कोई चीज़ बोलती नहीं है, दब के रह जाती है, तो इसका मतलब कि शासन के खिलाफ माहौल है और आप देखिएगा आने वाले समय में ये दिखेगा आपको। आचार संहिता लगते ही लोगों का बदलना शुरू। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि आचार संहिता लगते क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का आत्मविश्वास है कि यहाँ की जनता, जो मेरा परिवार है, वो इस बार अपने बेटे नितिन सिंह राठौर को निश्चित रूप से एक बड़े मार्जिन से जिताकर भेजेगी और जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, जो बाहर के नेता हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी के ज्येष्ठ पुत्र नितिन सिंह राठौर जी, और अब वो चुनावी मैदान में है और ये आने वाला समय बताएगा कि जनता किसके पाले में कूदती है। फिलहाल आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत